बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक तेज करने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट अब मंगा ली है। देहरादून में मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्यापन अभियान लगातार जारी रखा जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और उक्त कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते वक्त भी ये सुनिश्चित किया जाए कि बिना समुचित वेरिफिकेशन के कोई डॉक्यूमेंट पास ना किए जाएं। उत्तराखंड की धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से सख्ती के अभियान शुरू होने जा रहे हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद सरकारी जमीनों पर हो रहे धार्मिक अतिक्रमण का दोबारा चिन्हीकरण कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में धार्मिक ढांचों के नाम पर सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर बीते 1.5 साल से अभियान चल रहा है। अब तक 540 से अधिक धार्मिक अतिक्रमण ढहाकर करीब 6000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और नए सिरे से कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद में प्रशासन फिर एक्शन मोड में आ गया है और साथ ही डीएम देहरादून सविन बंसल ने सभी विभागों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद में अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें सभी विभागों को 3 दिन का समय दिया गया है और यदि विभाग रिवर्ट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी तरफ से सूचना शून्य है। और यदि इसमें कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन कल को किसी ऑनरेबल कोर्ट से या हमारे शासन सर से आती है तो दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूट। चूंकि निर्देश पहले से भी चलन में है तो इस बीच चूंकि उन पर कार्रवाई अपेक्षित है और कार्रवाई उचित भी है। उसमें निर्देश है कि जो हमारी विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसमें धार्मिक अगर कोई संरचनाएं हैं और जिससे कोई डिस्टर्बेंस यातायात आदि को डिस्टर्बेंस होता हो और सरकारी जमीनें उससे अतिक्रमित होती हैं तो उनका सर्वेक्षण तत्काल करते हुए कार्रवाई के निर्देश हैं और उसी क्रम में हम अपना सर्वे कर रहे हैं और तत्काल सर्वे करते हुए हम उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई अमल में लाएंगे। मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद में हरिद्वार में भी हलचल देखी गई। इससे पहले धार्मिक अतिक्रमण पर चिन्हीकरण हुआ था, लेकिन कई जगहों पर कार्रवाई अधूरी रह गई। कई अधिकारी अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं दिखे, लेकिन इस बार सरकार का रुख बेहद स्पष्ट और सख्त है। सार्वजनिक संपत्तियों पर जो भी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य अभी चल रहा है। पूर्व में भी कुछ ऐसी संरचनाएं हटाई गई हैं जो सार्वजनिक संपत्तियों पर थी और पुनः इस समय अभियान चल रहा है और चिन्हीकरण करने के पश्चात उसमें नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक प्रतीकों की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर अब फाइनल लाइन खींच दी गई है, जिसमें अब कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। अतिक्रमणकारियों पर तो एक्शन होगा ही, साथ ही अतिक्रमण चिन्हित करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। हरिद्वार से पुलकित के साथ में देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज से कई हेक्टेयर अतिक्रमण की गई जमीन खाली कराई गई। वन गुजरों ने करीब 22 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ था। यहां के पश्चिमी शिवनाथपुर में 18 गुजर परिवारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। इसमें से 14 परिवारों ने जमीन नहीं खाली की थी, जिसे खाली करा दिया गया। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी लगातार सुर्खियों में है। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक है, लेकिन आज हम आपको वो अड्डा दिखाएंगे जो इस डेमोग्राफी को बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखें। लेकिन अभी क्या है, पुलिस का सत्यापन चल रहा है किराएदारी और नौकरों का उनका। ऐसे में कोई व्यक्ति होटल में अगर आपके वहां हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन 1 महीना रुक रहा है, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तत्काल थाने पुलिस को बताएंगे, क्योंकि 1 महीना अगर कोई रह गया तो किराएदार हो गया, वो आपका होटल में थोड़ी रहा। फिर सुना आपने ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके बनभूलपुरा में चल रहे मुसाफिर खानों में कैसे नियमों को ताक पर रखकर संदिग्ध लोगों को रखा जा रहा है, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए।
वो भी बिना दस्तावेजों के। जांच के दौरान ये सब देख पुलिस भी हैरान रह गई। चेकिंग के दौरान जो लोग मिले, अब पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। बनफुलपुरा एरिया में जितने भी ऐसी जगह है जहाँ से लोग बाहर से आके रह रहे हैं, उनका डाटा हमने कलेक्ट किया है। ये कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनके संदर्भ में हमारे लेवल पर जांच चल रही है। वो लोग हमारी निगरानी में हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध उसमें उनकी एक्टिविटी पाई जाती है, उनके खिलाफ हम आवश्यक कार्रवाई भी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हल्द्वानी के मेयर का साफ आरोप है कि मुसाफिर खाने साजिश का अड्डा है, जहां से देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इस बात को मैं लगातार कई वर्षों से कहते आ रहा हूँ कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का बहुत सारे एक मिशन के तौर पर ये काम हो रहा है। जहाँ तक बनपुरा के मुसाफिर खानों की बात है, वहाँ पर मुझे कल पता चला कि कुछ लोग जो एक डेढ़ महीने से उन होटलों में मुसाफिर खानों में रुके हुए थे, निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। जाहिर है भारत और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसी देवभूमि की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए बाहरी लोगों का है और ऐसे मुसाफिर खाने इनके मददगार साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में सीवर लाइन में सड़कों को खोदा तो गया, लेकिन इन सड़कों को खोखला ही छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि ऐसी रोड अब दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। हरिद्वार में मुखिया गली के पास ऐसा ही एक मामला है, जहां पर रोड पर यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर सड़क में पूरी तरीके से धंस गया। ट्रैवलर का एक पहिया पूरी तरह सड़क के अंदर समा गया, जिससे उसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री बाहर की ओर भागने लगे। गनीमत बस इतनी थी कि ट्रैवलर पलटा नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिससे आए दिन गाड़ियां सड़कों में धंसती रहती हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नए स्टोन क्रशरों के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सचिव खनन को आदेश दिया है कि वो 6 महीनों के अंदर स्टोन क्रशरों को लगाने के लिए जोन को चिन्हित करें जो आबादी से दूर हों। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि स्टोन क्रशर प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाई है, जिससे खेतों में उत्पादन हो रहा है। डायरेक्ट किया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी माइनिंग 6 सप्ताह में स्टोन क्रशर्स के लिए स्पेशल जोन आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे क्रशर्स की स्थापना हो, और साथ ही तब तक जब तक ये जोन्स आइडेंटिफाई नहीं हो जाते हैं तब तक स्टोन क्रशर्स के नए लाइसेंस जारी करने पे रोक लगा दी है। रुड़की में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर जौरासी गांव में पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी हुई। 4800 नारकोटिक्स कैप्सूल, 29 सिरप और नई नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। एक आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया। यहां बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही थीं, जिससे नशे का कारोबार किया जा रहा था, लिहाजा इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कल हमारे वहाँ पर जब हमने छापा मारा तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 4 लाख के आसपास की जो दवाइयाँ थी वो सीज करी और उससे शाहरुख नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। करीब 4800 कैप्सूल हमारे ट्रामाडोल के और कफ सिरप वगैरह भारी मात्रा में इसमें मिला है। पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में इन सबको पकड़ा गया है। इसमें एक व्यक्ति शाहरुख जो इसका संचालन करता था उसको पकड़ा गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, पर मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस सवाल पर हरीश रावत अभी कुछ भी कहना नहीं चाहते। हरीश रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस में कई सवाल खड़े हो रखे हैं। देखिए। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल है, पर कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अभी से अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हरीश रावत ने 2027 में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। न्यूज़ 18 को दिए बयान में हरीश रावत ने साफ कर दिया कि जो गलती 2022 के चुनाव लड़कर की, वो गलती इस बार नहीं होगी। हरीश रावत चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन चुनाव लड़वाना जरूर चाहते हैं और खुद न लड़ने और चुनाव लड़वाने की वजह भी बताते हैं। नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं लड़ूंगा। असल में 2022 ही में मैंने फैसला कर लिया था और उस समय गलती हुई जो मैं
लोगों के दबाव में आ गया, कि उनके दबाव में आ गया, अब कि मैं किसी दबाव को मानूंगा नहीं, लड़ने जा रहा हूँ, लड़ाऊंगा, पार्टी को जिताऊंगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ अच्छी तरीके से, बिना मेरे समन्वय किए, मेरे प्रचार में कमान को संभाले, चीजें बिखर जाएंगी। कांग्रेस में सरकार से ज्यादा लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की होती है। 2017 का चुनाव सबकी चाहत हरीश रावत के नारे पर लड़ा गया, तो 2022 में हरीश रावत और प्रीतम सिंह में सीएम बनने का कंपटीशन था। ऐसे में जब हरीश रावत चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो क्या मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे? और क्या हरदा के मन में मुख्यमंत्री बनने की चाहत खत्म हो चुकी है? 27 में अगर कांग्रेस आती है तो आपकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है? देखिए, इस प्रश्न पर हर व्यक्ति का कुछ न कुछ आभामंडल होता है, कुछ प्रशंसक जुड़े रहते हैं, तो किसी को ये हक नहीं है, और वो प्रशंसक, वो आभामंडल आपका पार्टी के कारण बनता है। तो मैं इस प्रश्न पर कुछ कहने से पहले पार्टी के लिए नफे नुकसान का आकलन करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना और जीतना जरूरी होता है। ऐसे में हरीश रावत की तरफ से चुनाव न लड़ने की घोषणा से कांग्रेस में कई सवाल खड़े होंगे, और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या 2027 में हरीश रावत मुख्यमंत्री की रेस में होंगे या नहीं। और अगर हरीश रावत के चुनाव लड़वाने से कांग्रेस जीती तो हरीश रावत किसी और नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका देंगे या खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, हरीश रावत को कांग्रेस और बीजेपी गंभीरता से नहीं लेते। चुनाव न लड़ने की बात कहकर हरीश रावत ने अभी से कांग्रेस की हार स्वीकार कर ली है। साथ ही हरीश रावत को संन्यास लेने की सलाह भी दे डाली है। रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है, और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित 112 परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, परिवहन आरक्षी का पद महत्वपूर्ण है, चाहे यात्री सेवाओं का संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण हो। सीएम ने कहा, हर व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका है। सीएम ने आगे कहा, आपकी ये नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। आपकी ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के साथ साथ एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जिसको आप सबको निभाना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, आप न केवल अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी काम करेंगे। अल्मोड़ा में अपने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए हैं। बड़ा कार्यक्रम किया। अल्मोड़ा खैरना हाईवे पिछले 8 महीने से कुआरब के पास प्रभावित है। यहां पहुंचे बड़े कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में प्रशासन और बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और पहाड़ के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी पहाड़ के साथ उपेक्षा करने का आरोप लगा है। इस दौरान डीएम ऑफिस का घेराव किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। पूरे उत्तराखंड में हमारे आधे हिस्से को काट के रख दिया है। कुआरब वाली घटना को कई महीने हो चुके, साल भर हो गया, पैसा रिलीज हो गया, लेकिन काम नहीं हो रहा। लोगों की जान को खतरा है। कैची धाम से आगे को हमारे लोग आ नहीं पा रहे। कौसानी देख लो, बागेश्वर देख लो, रानीखेत देख लो, अल्मोड़ा देख लो, सब जो हो गया होटलियर्स खाली बैठे हैं क्योंकि टूरिस्ट आ नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि कैची से आगे को आने की स्थिति नहीं, घंटों के जाम लग रहा है। मैंने इनके अधिकारियों को बता दिया है। मैंने कहा क्या 4 कदम तुमको क्या उठाने चाहिए कुआरब के ट्रीटमेंट के लिए। अप्राकृतिक तरीके से मत करिए, प्राकृतिक तरीके से प्रकृति से लड़िए तो समाधान निकल आएगा। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और विकास अवरुद्ध हो चुका है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पिथौरागढ़
से लेकर थल, मुनस्यारी, बागेश्वर को जोड़ने वाला यह नेशनल हाईवे आज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्वारब का पुल बन नहीं पा रहा है। 38वें नेशनल गेम्स से उत्तराखंड को नई पहचान मिली। अब जहां ये गेम्स हुए उन स्पोर्ट्स कैंपस को नया नाम दिया गया, पर कैंपस को नाम देने के पीछे कांग्रेस को नाम मिटाने की साजिश और शैतानी दिख रही है। तो बीजेपी नामों को उत्तराखंड की अस्मिता से जोड़ रही है। देखिए, 38वें नेशनल गेम्स को 3 महीने हो चुके हैं, पर करोड़ों रुपए खर्च करके जो स्टेडियम, ग्राउंड, रेसिंग ट्रैक बनाए गए हैं, उनके पूरे कैंपस का नामकरण स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर के स्पोर्ट्स कैंपस अब नए नाम से पहचाने जाएंगे। मसलन देहरादून कैंपस का नाम अब रजत जयंती स्पोर्ट्स कैंपस होगा, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आते हैं। इसी तरह से हल्द्वानी कैंपस का नाम मानस खंड स्पोर्ट्स कैंपस होगा, जिसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम आता है। और रुद्रपुर में कैंपस को अब शिवालिक स्पोर्ट्स कैंपस और हरिद्वार कैंपस को योग स्थलीय स्पोर्ट्स कैंपस के नाम से जाना जाएगा। स्पोर्ट्स कैंपस के नए नाम रखे गए हैं, तो इसके पीछे की वजह है खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताई। वो अपने नाम के साथ में यथावत बनी हुई है। केवल और केवल उस प्रीमाइसेस में जिस प्रीमाइसेस में ये बने हुए हैं, तो उस क्षेत्र का या उस परिसर का नाम जो है हम लोगों ने एक नया नाम दिया है। कहीं पे रजत जयंती खेल परिसर दिया गया है, कहीं पे मानसखंड खेल परिसर दिया है, कहीं पे शिवालिक खेल परिसर दिया है और कहीं पे हमने योग स्थली खेल परिसर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने साफ कर दिया कि स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के पुराने नाम बरकरार रहेंगे और नया नाम पूरे कैंपस का होगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें नाम मिटाने की शैतानी दिख रही है, क्योंकि स्टेडियम के नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर है। तो बीजेपी नए नामों को उत्तराखंड की पहचान बता रही है। सरकार को यदि ये जो नाम उन्होंने रखे हैं ये ज्यादा ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं, तो इन नामों के लिए कुछ नया निर्माण करते, कुछ नए चीजों का नाम रखते। लेकिन इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम बदलना है और तो और महाराणा प्रताप स्टेडियम का नाम बदलना है। सरकार के ये कृत्य सोच से परे हैं, समझ से परे हैं, तर्कों से परे हैं। जितने भी हमारे स्टेडियम है, इनके जो खेल परिसर हैं, इनको एकीकृत करके उन्होंने जो नाम रखे गए हैं, तो ये नाम जो भी रखे गए हैं, चाहे वो रजत जयंती के रूप में रखे गए हों, चाहे वो मानसखंड के रूप में रखे गए हों, ये उत्तराखंड के देवभूमि से जुड़े जो हमारी संस्कृति है उसको दर्शाता है। नाम की राजनीति कोई नई नहीं है। वक्त वक्त पर सरकारें बदलने के साथ में नाम भी बदलते हैं। ऐसे में जहां कांग्रेस ने अपने वक्त पर अस्पताल से लेकर स्टेडियम के नाम अपने नेताओं के नाम से जोड़े, तो वहीं अब बीजेपी अपने हिसाब से नाम बदलने और नए नाम रखने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं पावर टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में परिवहन विभाग ने एक शराबी ड्राइवर को हरबटपुर बस अड्डे से अरेस्ट किया, जो बस से 25 यात्रियों को लेकर चारधाम यात्रा पर जा रहा था। बागेश्वर पुलिस ने बालीघाट बाईपास तिराहे से 2 युवकों को 284 ग्राम चरस के साथ अरेस्ट किया। बरामद चरस की कीमत लगभग 56,000 रुपए बताई जा रही है। अल्मोड़ा पुलिस ने एक कार से 1 किलो चरस बरामद की, साथ ही 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया। हल्द्वानी में दिल्ली से आए 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने भागवत में बुजुर्ग की चेन स्नेचिंग कर ली थी। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के गौरी कुंड में रोक लगाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने धारचूला एसडीएम से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन में है। अब कब्जा धारकों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार के जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने CSR हॉल पहुंचकर जिला योजना समिति की मीटिंग ली। सतपाल महाराज ने अधिकारियों से तमाम योजनाओं की जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के वकील सीरी कुरैशी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं और कानून के संशोधन को देश हित में बताया। रामनगर में मीडिया कर्मियों के साथ WWF की टीम ने वर्कशॉप की है। इसमें वन्यजीव संरक्षण पर मीडिया की भूमिका पर बात हुई। पिथौरागढ़ में दर्जाधारी राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा की। इसमें पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के अधिकारी मौजूद रहे।
हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने जा रहे हैं। इसके लिए आज ऋषिकेश से पहले जत्थे को रवाना किया गया है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। वहीं इससे पहले गुरुद्वारे में शबद कीर्तन भी हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। हेमकुंड साहब में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिख ही वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तभी आप देखेंगे कि हर धर्म के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग आपको दर्शन करने जाते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिखों की आस्था नहीं है, सभी धर्मों की आस्था वहाँ जुड़ी हुई है, क्योंकि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का पिछले जन्म का तप स्थान है, तो सभी की आस्था जुड़ी हुई है। मेरी फर्स्ट टाइम यात्रा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे बुलावा आया एंड बस अब यहाँ से यात्रा शुरू होने जा रही है। अब आगे गुरु की मेहर से आगे हम जाएंगे श्रीनगर, फिर उसके बाद गोविंद घाट, फिर गोविंद धाम, फिर 25 तारीख से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू हो रही है, वहाँ दर्शन होंगे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सभी सेवादारों का, सभी संगत का, संतजनों का, सभी इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यवस्थापकों, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अब उत्तराखंड देश का तीसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां वेद उपनिषदों की पढ़ाई होने जा रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने दून यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज कोर्स शुरू करने की परमिशन दी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और अभिनेत्री आरुषि निशंक ने कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर डेब्यू किया है। खास बात यह है कि रेड कारपेट पर आरुषि ने जो ड्रेस पहनी वो इंडस्ट्रियल फैब्रिक वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई है। इससे सर्कुलर फैशन को बढ़ावा देने की बात बताई जा रही है। मेक इन इंडिया एक ग्लोबल फिल्म पावर हाउस पर वो आमंत्रित गेस्ट के तौर पर शामिल थी। वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई ड्रेस को पहनकर रेड कारपेट पर उतरने पर उनकी तारीफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।